आईआर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। इसमें हमें ये बताया गया है रियलिज़म जो सबसे पहले फोकस करता है, इसका मेन फोकस है टू क्रिएट पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिज़म कहता है कि स्टेट्स आर मेन एक्टर्स। स्टेट्स जो है वो मेन एक्टर्स हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही इंटरनेशनल अरीना में लीड करते हैं। स्टेट्स जो है उन्हीं की वजह से जो भी इंटरनेशनल एरिना में होता है वो स्टेट्स और एक्टर्स की वजह से होता है। सेकेंडली देयर फोकस ऑन द पावर। ये कहते हैं कि भाई पावर को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पावर नहीं होगी, पावर इट मीन्स ऑफ मिलिट्री वेपन्स, ये कहते हैं कि पावर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में एग्जिस्ट करना है तो पावर होना बहुत ज़रूरी है। एज देयर इज़ नो सुपीरियर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारी कोई ऊपर सुपीरियर गवर्नमेंट नहीं है, तो स्टेट्स जो है वही मेन एक्टर्स हैं, वही सब कुछ करेंगे, वही पावर को मेंटेन कर सकते हैं। ये कहते हैं कि देयर इज़ ओनली वन स्टेट डेट इज़ एनार्की। ये कहते हैं कि बस एनार्की ही है, वही रूल करती है, स्टेट्स को एनार्की ही लेके चल सकती है। ये कहते हैं पावर एंड वॉर कांस्टेंट है, वॉर इज़ कांस्टेंट एंड इनएविटेबल, यानी कि वॉर होके रहेगी चाहे कोई भी जनरेशन हो, कोई भी स्टेट हो। इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर जो है कांस्टेंट फिनोमिना है। थर्डली ये कहते हैं कि सेल्फ हेल्प सिस्टम होना चाहिए, स्टेटिज़म होना चाहिए, कि जो भी मेन एक्टर्स हैं, स्टेटिज़म एक्चुअली ये स्टेट्स ही है, लेकिन इनके बारे में इसलिए अलग से बताया गया है कि स्टेटिज़म जो है वो ऑल अबाउट स्टेट्स नेचर। ये कहते हैं कि स्टेट्स की नेचर क्या है, कि इस तरह की नेचर होती है। जैसे रियलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर बहुत सेल्फिश और एग्रेसिव है, उन्हें वॉर पसंद है, एनार्कियल सिस्टम पसंद है। तो ये स्टेटिज़म में हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ कहते हैं कि सेल्फ हेल्प सिस्टम होना चाहिए, कि स्टेट्स को अपनी मदद आप करनी है, खुद ही वेपन्स बनाने हैं, खुद ही मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद ही अपनी पावर को इतना मेंटेन करना है कि जब कोई वॉर हो, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो स्टेट अपनी मदद खुद करे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट सिर्फ सेल्फ हेल्प के तहत ही आगे बढ़ सकते हैं, जो अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास है सर्वाइवल। ये कहते हैं कि बस सर्वाइवल के लिए हमें वेपन्स बनाने हैं और पावर को क्रिएट करना है, फिर चाहे जो भी करना पड़े, चाहे कोई मोरालिटी के अगेंस्ट हो, लॉज के अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, वेपन्स बनाओ, पावर को बढ़ाओ और आगे इसी तरह बढ़ते जाओ सर्वाइवल के लिए। सिक्स्थ हमारे पास रियलिज़म में कहते हैं कि भाई कोई ज़ीरो सम गेम होना चाहिए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी किसी को भी अगर लॉस है तो लॉस हो और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट हो। ज़ीरो सम गेम में ये है कि ये किसी का फ़ायदा नुकसान नहीं सोचते, इनको जो करना होता है वो कर देते हैं। जंग करनी है तो करनी है, अपने वॉर के लिए वेपन्स बनाने हैं, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, तो चाहे उसमें किसी का भी नुकसान हो, ये लोग इस चीज़ को नहीं देखते। इसके बाद ये बताते हैं कि ये अपने मदद अपनी खुद इसलिए करते हैं, ये अपने आप को प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए नहीं देखते किसी चीज़ में, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ही ऐसी। ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, एग्रेसिव है, इगोइस्टिक है। ह्यूमन नेचर सिखाती ही ये है कि अपने लिए जियो, अपने सर्वाइवल के लिए करो जो भी करो, चाहे उसमें किसी का फ़ायदा हो, नुकसान हो, नो मैटर। उसके बाद हमारे पास 8 इसका जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो नेचर है वो मोरालिटी और एथिक्स को नहीं देखती है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मोरालिटी नहीं होती, ये जो भी करते हैं सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं। इन सारी चीज़ों को और डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए रियलिस्ट ने जो है एक टर्म यूज़ की, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर, जब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए दूसरे कंट्री से, फिर एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है दूसरी कंट्रीज़ में कि हम भी अपनी पावर को बढ़ाएं ताकि वो कंट्री हम पे अटैक ना कर दे। एक थ्रेट सा कायम हो जाता है, एक डर हो जाता है हर एक कंट्री में कि जब कोई कंट्री उसको नज़र आ रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है इन अ सेंस ऑफ मिलिट्री या इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मिलिट्री को फोकस किया जा रहा है।
तो ये कहते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। अब बैलेंस ऑफ पावर को मज़ीद इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल दी गई है, स्टेट ए है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट ए के पास बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं, बट स्टेट बी इज़ लेस पावरफुल दैन ए स्टेट ए। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के राइवलरीज हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में कंपटीशन चलेगा। अगर स्टेट ए अपने वेपन्स को और बढ़ाएगा, अपनी पावर को और मेंटेन करेगा, तो बी भी उसके कंपटीशन में पीछे नहीं रहेगा, वो भी उसको कम्पीट करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टेट सी की बात करें तो वो बहुत वीकर स्टेट है, नो पावर डिसीजन, जिसकी कोई डिसीजन की कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब पावर मेकिंग नहीं है, जिसकी कोई नहीं सुनता। सबसे वीकर स्टेट जो है स्टेट सी है। तो वो क्या करेगा, वो करेगा हेगमोनिक कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेगा, लाइक स्टेट ए और बी को, इनमें से किसी एक को या इन दोनों कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लेगा फॉर देयर ओन सेल्फ सिक्योरिटी, फॉर देयर ओन सेल्फ डिफेंस, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। यही रियलिस्ट कहते हैं कि हर एक कंट्री जो भी करती है अपने फ़ायदे के लिए करती है, कोई आपस में किसी का फ़ायदा नहीं सोचता, सब अपने सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के तहत एक दूसरे से रिलेशन बनाते या तोड़ते हैं। इसी तरह जिस तरह के आप सोचते हैं कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, इंडिया की दोस्ती हो गई, तो ये दोस्ती या फ्रेंडशिप का नाम नहीं दे सकते हम। इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, हम नेशनल इंटरेस्ट ही कहेंगे इसको। हर एक कंट्री अपने इंटरेस्ट है, जिसके कंट्रीज़ के जिस कंट्री के साथ इंटरेस्ट होंगे वो उसके साथ अपने एलाइज बनाएगा। यही इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें बताया जाता है। अच्छा, इधर हमें बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बैलेंस ऑफ पावर की। अब ये है सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू डिसइक्विलिब्रियम। इसमें हमें ये बताया गया है कि बैलेंस ऑफ पावर इज जस्ट लाइक अ सीसॉ मॉडल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है कि अगर एक कंट्री अपनी मिलिट्री को बढ़ाएगी तो दूसरी कंट्री भी उसके अगेंस्ट बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज बैलेंस आउट हो जाएगा, और अगर ये बैलेंस आउट हुआ तो वॉर होगी। ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये मैन मेड है। बैलेंस ऑफ पावर एक मैन मेड फिनोमेना है जो इंसान ने, जो ह्यूमन नेचर ने खुद बनाया है। बैलेंस ऑफ पावर जो है स्टेटस को फेवर करता है, जैसे कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स को, कि दूसरे कंट्रीज़ में क्या चल रहा है। लाइक पाकिस्तान देखता है कि इंडिया क्या कर रहा है, तो वो उसके राइवलरी, उसके कॉम्पीट करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़, अपने इंटरेस्ट को चेंज करता रहता है। तो इंडिया देखेगा इस तरह पाकिस्तान क्या करे, वो अपने स्टेट्स के इंटरेस्ट को बढ़ा देगा या कम कर देगा, या जो भी चेंजेस आती हैं नेशनल इंटरेस्ट में या उनकी पॉलिसीज़ में या दूसरे कंट्रीज़ की, वो इसी तरह स्टेटस को के फेवर पे आती है, स्टेटस को की बेस पे आती है। रियल बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इसी तरह से जगह लेता है अपनी। वो कहते हैं कि रियल बैलेंस ऑफ पावर जो है अगर एब्सेंट हुआ तो वॉर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सीसॉ लाइक इसका मॉडल है बैलेंस ऑफ पावर का। बैलेंस ऑफ पावर जो है एक सिस्टम है, वीकर नेशनल एक्टर्स को ये रिलाई करती है, उनको उनके साथ एलीज बनाने पे, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो दूसरे वीकर स्टेट्स को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन वो भी अपने इंटरेस्ट के लिए, वो भी इस बेस पे कि वो कंट्रीज़ भी खुद को इतना कैपेबल बनाएं कि वो उनके साथ एलीज रख सके, आगे जाके उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स कायम रख सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कंट्रीज़ भी उनको सपोर्ट करना छोड़ देती हैं, डिसर्टिंग हो जाती हैं, पीछे हट जाती हैं। समटाइम्स आइडेंटिफाइड एट पॉलिसीज़ में यही बताया कि चाइना रशिया जो है आपस में अलाइंसेस बन गए हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको आपस में कोई फ्रेंडशिप थी या कुछ ऐसा था, कुछ ये सिर्फ जो भी करती हैं कंट्रीज़ अपनी पॉलिसीज़ के तहत करते हैं। चाइना रशिया ने अपनी एलाइज बनाई अपने इंटरेस्ट की बेस पे, अपनी पॉलिसी के बेस पे, और यूएस के अगेंस्ट चल रहे हैं। इसी तरह की आपको डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसी तरह रियलिस्ट पर्सपेक्टिव थ्योरीज़ और लिबरलिस्ट जितनी भी थ्योरीज़ हैं हम उनको अप्लाई करते हैं ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अफेयर्स और इश्यूज़ के अंदर। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पैटर्न्स ऑफ बैलेंस पावर। इसमें हमें बताया है कि डायरेक्ट अपोजिशन होती है, दो नेशन आपस में कन्फ्रंट करते हैं, एक दूसरे का सामना करते हैं एक दूसरे को अपनी पावर्स दिखाने के लिए, या आप कह लें प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं या कोल्ड वॉर कह लें। ये कंट्रीज़ आपस में इस तरह करती हैं कि अपनी आप पावर को शो करें दूसरे कंट्री के सामने, ताकि वो कंट्री आपसे बच के रहे, थोड़ा दब के रहे।
दूसरा ये कंपटीशन, एक कंट्री या एक नेशन ट्राई करती है कि उसकी डोमिनेशन हो दूसरी कंट्री के ऊपर, जो दूसरी कंट्री उससे आगे ना निकल जाए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यूएसए जो है वो क्या कहते हैं सबसे टॉपर कंट्री है, जो इकोनॉमी में ले लें या मिलिट्री में ले लें। तो चाइना जो है उसकी राइवलरी, उसका कंपटीशन में अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है ताकि वो यूएसए से कम ना हो। इसलिए जब चाइना खुद को स्ट्रांग बनाता है तो यूएसए उससे डबल पॉलिसीज़ अपनी चेंज कर देता है ताकि चाइना उससे आगे ना निकले। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर को हिस्ट्री में किस तरह से अप्लाई किया गया, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में आ चुका है। सबसे पहले कांग्रेस ऑफ वियना 1850। कांग्रेस ऑफ वियना जो है एक कन्वेंशन थी, एक कॉन्फ्रेंस थी जिसे बुलाया गया था 1850 जून में। जब डाउनफॉल हुआ नेपोलियंस का तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसका नाम था कांग्रेस ऑफ वियना, टू क्रिएट अ बैलेंस अमंग यूरोपियन पावर्स। इनके आपस में बैलेंस क्रिएट करने के लिए इनकी पावर्स को ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स, ताकि आगे कोई फिर जंग ना हो और पीस मेंटेन रहे और स्टेबिलिटी रहे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं एलिस वर्सेस एक्सिस, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ था, दो ब्लॉक्स डिवाइड हो गए थे। जैसे कि आप एक्सिस अलायंसेस में कौन थे, 3 कंट्रीज़ थे, जर्मनी, इटली और ईरान। इसी के साथ साथ जब एलाइड पावर्स थे उसमें थे ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। इन्होंने वेस्टर्न ब्लॉक्स वर्सेस ईस्टर्न ब्लॉक्स 2 ब्लॉक्स बने थे और इसी तरह से ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। इसमें भी यही बात हुई थी कि बैलेंस, इन सब ने अपनी पावर को बैलेंस करने के चक्कर में एक के बाद एक वेपन्स बनाते गए, जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शंस हुई और उसकी वजह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और ये ब्लॉक्स डिवाइड हो गए। फिर वेस्टर्न ब्लॉक ने पीस को क्रिएट करने के लिए नेटो बनाई और ईस्टर्न ब्लॉक ने वार्सो बनाई। नेटो एंड वार्सो जो है दोनों एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीस को मेंटेन करने के लिए इन्होंने बनाई थी। फिर है टाइप्स ऑफ रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जिसको हम न्यू रियलिज्म भी कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्ट्रक्चरल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म एक ही है। क्लासिकल रियलिज्म में थ्यूसिडाइड्स जो कि इस थ्योरी को लीड करते हैं, रियलिज्म जो है जो मेनली लीड किया गया है वो थ्यूसिडाइड्स और इनकी बेसिस पे, मैकियावेली की बेसिस पे किया गया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं कि एंडलेस स्ट्रगल ऑफ वॉर है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल अरीना में एक ना ख़त्म होने, कभी ना ख़त्म होने वाली एक जंग है जो पावर को लेकर चलती रहेगी। ये कहते हैं कि पावर जो है डोमिनेट करेगी। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को हासिल करने के लिए पावर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो इंसान को पावर इंटरनेशनल अरीना में एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये उसके बाद ये फिक्र नहीं करते कि कौन सा जस्टिस, कौन सा लॉ, कौन सी सोसाइटी, ये किसी मोरल इथिक्स लॉज को नहीं देखते। फिर ये अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बिहेवियर ऑफ स्टेटस जो है इनका ये है कि सेल्फ सीकिंग, इगोइस्टिक, ये बहुत इगोइस्टिक होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। इनकी बस करेक्टरिस्टिक जो है वो रिफ्लेक्ट करती है मेनली के सिटीजन्स पे। जैसे ये कहते हैं कि जैसे हमारी स्टेट के सिटीजन्स हैं हम वैसे ही बिहेव करेंगे, यानी कि सिटीजन्स अगर एग्रेसिव हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उनको पॉलिटिकल जो है नॉर्म्स नहीं, एथिकल वैल्यूज़ नहीं मिल रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इगोइस्टिक, एग्रेसिव और सेल्फिश हो जाएंगे। ऐसा ही है कि टेररिज्म और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसी तरह स्टार्ट होते हैं, जब लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ और नेसेसिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और क्राइम्स की तरफ जाते हैं और डिस्ट्रक्शंस होती हैं। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो इगोइस्टिक नेचर इसलिए रखती है कि उसके सिटीजन्स की जो नेचर है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। इसके बाद थ्यूसिडाइड्स ये कहते हैं कि लॉजिक ऑफ पावर पॉलिटिक्स जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि एक ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, एक सच है ऐसा जो कभी, मतलब ऐसी एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे हम कहते हैं, तो इसी तरह यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है कि पावर पॉलिटिक्स कभी ख़त्म नहीं होगी। बाद में इसी व्यू को क्लासिकल रियलिस्ट मैकियावेली और मॉर्गन थॉ ने भी फेवर किया, या आप ये कह सकते सपोर्ट किया।
उसके बाद आ जाइए मॉर्गनथॉ 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। अच्छा, मॉर्गनथॉ अपने 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म में भी यही बात कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। इन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में अपनी थ्योरी दी थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें इन्होंने ये 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म बताए। इन्होंने कहा कि आईआर के जो ऑब्जेक्टिव लॉज हैं वो ह्यूमन नेचर पे बेस करते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है, उसी नेचर के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशन बेस करता है। ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, इसलिए स्टेट भी सेल्फिश है। पावर मीन्स कंट्रोल ऑन अदर स्टेट। इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर का मतलब है कि दूसरे स्टेट्स पे अपना कंट्रोल बनाना। देयर इज़ नो फिक्स्ड और कांस्टेंट नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड और कांस्टेंट नहीं है, वो दूसरे कंट्रीज़ या इंटरनेशनल अरीना में जितने कंट्रीज़ हैं उनको देखते हुए चेंज या तब्दील होती रहती हैं। स्टेट्स कीप्स इन रिडिफाइनिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि वही बात, नेशनल इंटरेस्ट बार बार चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट्स एक्टिविटीज़। प्राइवेट मोरालिटी इनकी यही है कि पब्लिक मोरालिटी स्टेट कैन नॉट बी पुट इनटू प्रेशर ऑन ग्राउंड ऑफ मोरालिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल अरीना में स्टेट एक्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते अगर वो मोरालिटी के थ्रू वर्क करें। तो इसमें कोई मोरालिटी और इमोरालिटी नहीं है। स्टेट्स वही करते हैं जो उनके लिए सही है, जो उनके फ़ायदे के लिए बेहतर है। पॉलिटिक्स ऑटोनॉमस है, इट इज़ कनेक्टेड विद सोशल कल्चर, कास्ट, रिलीजन etc। पॉलिटिक्स का कोई आगे पीछे नहीं है, कोई ऑटोनॉमस यानी कोई रिलीजन नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। पॉलिटिक्स है और वो इन सब से बिल्कुल डिफरेंट।